हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और इस हिसाब से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी हमारा खत्म हो जाएगा और ये थर्ड लेक्चर और थर्ड पीरियड भी है। इसके बाद हम लोगों का क्या होगा कि ये 3 चैप्टर हमारे खत्म हो गए। आपका काम क्या है, अच्छे से क्वेश्चन करते रहना। तो देखो लास्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया, बेसिक इंफॉर्मेशन बताई, ये ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना, ये सारी कहानी बताई। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस की बात की, ठीक है, और स्लेटर रूल की बात की। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि यार आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किस तरह से काम करती है, इस पर फोकस करेंगे। तो देखो हेडिंग क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कोई भी बच्चा ये बताए कि यार आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो सभी बच्चों को पता है क्या, जरा समझो, बताता हूं। ये हमारे पास एक गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और इस गैसियस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। बस इतना सा काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। अब बताओ जरा यार, ये प्लस है, ये माइनस है, अब इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है। ये अट्रैक्शन फोर्स ही तो है, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही तो हमारा इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड है। तो इसका मतलब इस अट्रैक्शन फोर्स को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब बताओ, अट्रैक्शन फोर्स को जब आप ब्रेक करोगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना, है कि नहीं बच्चों? बताओ, एनर्जी हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी ना, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि अट्रैक्शन फोर्स है तो उस अट्रैक्शन फोर्स को जब ब्रेक करोगे तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास इस तरह से कैटायन आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस प्रोसेस को जरा बताओ, आपने इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी है तो एनर्जी का साइन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। साथ साथ में प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, एंडोथर्मिक होगा कि नहीं होगा? अब इसकी डेफिनेशन समझो क्या है। एक मोल इलेक्ट्रॉन को एक मोल गैसियस एटम से निकालने में जो भी एनर्जी देते हो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी एनर्जी आप देते हो वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस को देखा जाए तो बेटा ये प्रोसेस कैसा है, देखो एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बात समझ में आ गई क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 मोल गैसियस एटम से बाहर निकालने में जो भी एनर्जी देते हो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये देखो, अब किसी बच्चे ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसका नाम रख दिया जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बच्चे का मन है, सर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो भाई कहा गया ठीक है, मन कर रहा है तो निकाल दो यार। जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, फिर आपको अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा और एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया कुछ ऐसे, और ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये डेल्टा एच फिर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और बच्चों ये प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया कि नहीं हो गया? फिर से प्रोसेस एंडोथर्मिक, और इसको क्या नाम दिया, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात ये आती कि फर्स्ट ज्यादा है या सेकेंड, तो अब बात हम इस पर डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है या सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, आप ब्रेक किसको कर रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स को। अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में लगी एनर्जी तो काउंट करनी है। अब आप चेक कर लो अट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शील्डिंग कम होती चली जाएगी। अब पहले जो इलेक्ट्रॉन थे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना। चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करिए,
जितने इलेक्ट्रॉन इसमें थे उससे कम इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो ये इंक्रीज होगा। और ये क्या है, मैंने आपको पीछे क्लास में पढ़ाया है, ये क्या है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। और यदि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस रूल को याद रखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी ऑलवेज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड से ज्यादा होगी ऑलवेज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सो ऑन। फॉर, गौर से ध्यान रखिएगा, सेम एटम, एक ही एटम की बात की जाए तब ये एप्लीकेबल है ऑलवेज। यदि दो अलग अलग एटम है तो पता नहीं क्या ऑर्डर होगा, मगर यदि एक ही एटम की बात की जा रही है तो ऑर्डर हमेशा ये होगा। क्या बात समझ में आई, जरा समझो। पहले से ज्यादा सेकंड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगेगी निकालने में, सेकंड से ज्यादा थर्ड में लगेगी। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट से ज्यादा ऑलवेज सेकंड की होगी, सेकंड से ज्यादा ऑलवेज थर्ड की होगी, थर्ड से ज्यादा ऑलवेज फोर्थ की होगी। मगर ये ऑलवेज टर्म सेम एटम के लिए आ रहा है। जैसे एल्युमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एल्युमिनियम से दूसरा निकाला, एल्युमिनियम से तीसरा निकाला, तो एल्युमिनियम की फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ। मगर यदि एल्युमिनियम और कैल्शियम में कंपेयर करें तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एल्युमिनियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से कम हो। सेम एटम में ऑलवेज चलेगा कि फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ। क्यों? क्योंकि सेम एटम की बात करोगे तो ये डिक्रीज करता चला जाएगा, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में लगी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो टॉपिक को समझ पा रहे हो ना? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ गए? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? कुछ नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखना है क्या, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो लगी एनर्जी ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम तो एनर्जी कम। बस इस बात पे फोकस करेंगे, ठीक है? इस बात को समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जरा देखो यार प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको समझाते हैं आपको, ठीक है? जैसे आप एक एक करके इन बातों को समझे और क्वेश्चन को अप्लाई कर पाए। तो जरा देखो यार, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने इतनी बात बताई है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, बस इस बात पे फोकस रखिएगा, अट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। और अट्रैक्शन फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? ठीक है, जेड स्टार से। ठीक, इतनी बात क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये बात समझ गए। अब एक एक करके हम आयोनाइजेशन एनर्जी की सारी बातें डिस्कस करते चले जाते हैं। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यदि कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? पहला पॉइंट तो जरा गौर समझो, यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है प्यारे बच्चों, वो जेड के प्रोपोर्शनल होती है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है? यदि कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जेड के प्रोपोर्शनल। जेड एटॉमिक नंबर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी ने कहा सर आप ऐसा क्यों लिख दिया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जरा समझो, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो शिल्डिंग चेंज नहीं होगी। मैंने कहा था शिल्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है। और जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो कि सर एक भी नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर कांस्टेंट रहेंगे सब में, और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम रहेंगे तो सिग्मा सेम रहेगा। तो इसका मतलब जेड स्टार किसके प्रोपोर्शनल है? जेड के। और जेड स्टार क्यों नहीं लिख रहा हूं? जेड स्टार कैलकुलेट करना पड़ता है, जेड देखते ही पता चल जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा सर जरा बताइए इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? ये देखो,
ये है, इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बस एटॉमिक नंबर चेक करो, 20, 19, 18, 17, 16, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। बात खत्म हो गई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या करोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से पता चल रहा है, ये देखो, इसका मतलब यहां से ये बात समझ में आ रही है कि जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो जेड स्टार लिखो या जेड लिख दो, बात तो एक ही है। क्वेश्चन समझ गए? आगे बढ़े। अब जरा ये देखो यार, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। अब कोई कैटायन हुआ तो कैसे निकालोगे आयोनाइजेशन एनर्जी? तो जरा देखिए, किसी कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से काम करती है उसको बताते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। सॉरी, जेड के ना लिख के नंबर ऑफ चार्ज के लिख लो। चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, यदि कोई मेरे से पूछता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम डबल पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे लगा देंगे। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों? ये बात आप अपने आप समझ रहे हो। क्यों? सिंपल सी लॉजिक है। देखना, लॉजिक आपको आता है। यदि चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलना है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो शील्डिंग कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते चले जा रहे हैं, और शील्डिंग कम होती जाएगी तो ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये बच्चों इंक्रीज होता गया तो क्या है? ये इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब भी कहीं कैटायन की बात करें तो जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो यार, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन। एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, तो देखो एनायन की यदि बात की जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। एनायन के ऊपर जितना चार्ज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और यह बात आप अपने आप समझ जाओगे। जब एनायन बनाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों? आप चार्ज को बढ़ाते चले जा रहे हो। देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निगेटिव, ऑक्सीजन डबल निगेटिव। बात तो समझ रहे हो ना यार प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन निगेटिव हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन डबल निगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं एनायन में, और जब एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो सिग्मा बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शील्डिंग कम होगी। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना यार, तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब शील्डिंग बढ़ रही है, और शील्डिंग बढ़ रही है तो ये कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स प्यारे बच्चों कम हो रहा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये देखो, इसीलिए हम प्रोपोर्शनल किसको लगाते हैं? हम प्रोपोर्शनल में वो लिखते हैं जो इजी हो तुम्हें पकड़ना। चार्ज पकड़ना आपके लिए इजी है, चार्ज पकड़ना आपके लिए इजी है, इसलिए चार्ज लिख रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन क्या होगी? उसके चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ये यार काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर बच्चे झूलते हैं। तो जरा ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? देखो, अलोंग द पीरियड, यदि हम पीरियड में बात कर रहे हैं तो अलोंग द पीरियड, पीरियड में यदि बात चल रही है तो क्या ध्यान रखोगे? देखो, वहां पे 2 वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल होते हैं? ध्यान रखिएगा, मैथ्स के टर्म में पढ़ो तो आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है जेड स्टार, दूसरा वेरिएबल है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और ये क्या है? डोमिनेट करता है, डोमिनेशन है इसका, ठीक है? डोमिनेट कौन सा करेगा? सेकंड वाला वेरिएबल करेगा।
कौन स्टेबल होता है? आप सभी जानते हैं, एक तो स्टेबल होता है कौन? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? जब क्या हो जाए, s में 2 हो जाए, p में 6 हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा कौन स्टेबल होता है? p3। p3 स्टेबल होता है p1 से, p2 से, है ना, p4 से। तीसरा कौन स्टेबल होता है? p6। ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगला कौन स्टेबल होता है? d5, d10। तो जरा देखो, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी तो डोमिनेशन किसका है? गौर से समझ लो, डोमिनेशन इसका है, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि कहीं आ रहा है तो वो डोमिनेट करेगा, नहीं तो ऑलवेज जेड स्टार का डोमिनेशन होगा। नहीं तो ऑलवेज किसका डोमिनेशन है? ऑलवेज डोमिनेशन इसका है, एक्सेप्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दे तो हमेशा डोमिनेशन इसका होगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा कि यदि कहीं अलोंग द पीरियड चला जाए तो किस तरह से ध्यान रखोगे। ये देखो, अब आप जरा समझिएगा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड ऐसे जाओगे तो मैंने आपको क्या बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है। तो जर्नल स्टेटमेंट क्या है? अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है कि नहीं? अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज करता है। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। मगर कहां कहां ये चीज नहीं लगेगी, इस बात को जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि किस जगह की ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर ये बात नहीं अप्लाई है। तो जरा देखो, एक्सेप्ट नंबर 1 कहां कहां नहीं लगेगा? जेड स्टार का डोमिनेशन है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मगर मैंने बताया था कि मेन डोमिनेशन किसका होता है? पीछे ध्यान दो, मेन डोमिनेशन किसका है? इसका। चाहो तो ये वाला डोमिनेशन हटा भी दो, नहीं तो क्या है ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों में तो डोमिनेशन लिखा है, तो इसको हटा भी दिया। ये देखो, तो जरा देखना, मेन डोमिनेशन किसका है? इसका। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां आएगा तो डोमिनेट करेगा, नहीं तो ऑलवेज जेड स्टार का डोमिनेशन है, ऑलवेज जेड स्टार का डोमिनेशन है। अब जरा देखो, आप जब इधर जाओगे, गौर समझिएगा कहां कहां पे दिक्कत आनी है। तो पहला देखो, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है? P1 होता है कि नहीं? इसी तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P4 है कि नहीं है? अब आप बताओ जरा, P1 है, P3 है, P4 है, तो अब आप बताइए क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? यस, तो इसका डोमिनेशन होगा। अब ये डोमिनेशन में करता क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक ही काम करता है, अपने नेक्स्ट नंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सीड कर जाता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना काम करता है, अपने नेक्स्ट नंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सीड कर जाता है। मतलब आप लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला वेरिएबल डोमिनेट कर रहा है। वही बात यहां पर है। ये देखो क्या है? फुलफिल ऑर्बिटल है, और ये बेटा देखो क्या है? आप अच्छे से देखो, ये फुलफिल नहीं है। तो दो जगह पे ध्यान रखिएगा। पहला, ठीक है, कि ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा होगी। पहला तो ये काम है कि ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 16 से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, एक्सेप्ट, अच्छे से ध्यान रखिए इस बात को। दूसरा पॉइंट, डिट्टो यही पॉइंट यहां पर है कि हमारा जो ग्रुप है ये देखो सेकंड ग्रुप, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13 से ज्यादा होगी। क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं कि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि फुलफिल्ड है और ये पूरा भरा हुआ नहीं है। तो मैंने आपको बताया
कि जब भी कहीं पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि जेड स्टार बढ़ रहा है। सिर्फ कहां कहां पे आपको नंबर चेंज करने हैं, जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपने नेक्स्ट नंबर के आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सीड करता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक्सीड कर जाएगा, इसी तरह से बेरिलियम बोरान को एक्सीड कर जाएगा। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेरिलियम की ज्यादा है, बोरान की कम है। इसका मतलब क्या है, Mg की ज्यादा है और उसके नीचे कौन है, एल्युमिनियम की कम है। ये बात बोली जा रही है। तो बात समझ पाए, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मगर कहां कहां पे इंक्रीज नहीं करेगी। ग्रुप 15 की 16 से ज्यादा होगी और ग्रुप सेकंड की 13 से ज्यादा होगी। और उसका रीजन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, मैंने कहा जहां पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रूल आएगा डोमिनेट करेगा। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनर्ट की। क्यों, एक तो वो राइट में भी है और साथ साथ में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, इनर्ट की होगी। इसका मतलब ये हुआ। तो यदि हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाएं तो क्या आना चाहिए, सबसे पहले इनर्ट, फिर ग्रुप नंबर देखिए 17, फिर ग्रुप नंबर 15, फिर ग्रुप नंबर 16, फिर ग्रुप नंबर 13, फिर ग्रुप नंबर 16, 14। अच्छा हाँ, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ग्रुप नंबर 14, फिर ग्रुप नंबर 2, फिर ग्रुप नंबर 13, फिर ग्रुप नंबर 1। ये ऑर्डर होना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी चलेगी। हमने चेंज कहां कहां किया है, हमने दो जगह पे चेंज किया है। एक हमारा चेंज ये है और एक हमारा चेंज ये। और ये क्यों चेंज है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए। जब भी कहीं पीरियड में चलोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस बात को फॉलो करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी के दो वेरिएबल होंगे, जेड स्टार और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। थ्रू आउट जेड स्टार का डोमिनेशन होगा, जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां वहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का डोमिनेशन होगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दो जगह पे आता है, एक P3 पे आता है, एक H2 पे आता है, ठीक है। बाकी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो यार, अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप के लिए वेरिएबल कौन है, ओ सॉरी हाथ लगा। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, तो बच्चों डाउन द ग्रुप के जो वेरिएबल हैं वो कौन है, वो एक ही है, क्या, साइज ऑफ एटम। और साइज ऑफ एटम का आप सभी बच्चे जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात आप सब जानते हैं, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, है ना, बिकॉज साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जेड स्टार से डिस्कस नहीं होगी, पीछे ही पढ़ाया था, डाउन द ग्रुप जेड स्टार कांस्टेंट होता है, इसीलिए वेरिएबल इस बार साइज आया है। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। एक्सेप्ट कहां पे हमें याद रखना है कि गड़बड़ हो सकती है, तो एक्सेप्ट नंबर 1, ग्रुप नंबर 13। ये खूब बार पूछा गया है पेपरों में, जरा ध्यान रखना, ये ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 एक्सेप्शनली अलग तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर शो करता है। बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। ये देखो ग्रुप नंबर 13 की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखिएगा, खूब पेपरों में पूछा जाता है। ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। सबसे ज्यादा होती है बोरान की, फिर एल्युमिनियम। देखो इसी ऑर्डर में चलते चले जाना, पहले बोरान की होती है, फिर थैलियम की होती है, फिर गैलियम की होती है, ठीक है,
फिर एल्युमिनियम की होती है और फिर किसकी होती है, इसकी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रैंडम ऑर्डर है किसका, ग्रुप नंबर 13 का। तो ग्रुप नंबर 13 को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बच्चे याद रखें, क्योंकि रैंडम ऑर्डर है, याद नहीं होगा तो गलत होगा ही होगा, और पेपरों में खुद पूछते हैं। तो डाउन द ग्रुप एक वेरिएबल है, ग्रुप क्या, डाउन द ग्रुप एक वेरिएबल है, कौन सा, साइज। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सिर्फ एक जगह पे दिक्कत है, ग्रुप नंबर 13 पे। ग्रुप नंबर 13 की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईली फ्लक्चुएट होती है। क्यों, क्योंकि इससे पीछे डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की वजह से ऐसा आता है। तो रैंडम है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा एक मिनट, एक हेडिंग गायब हो गई क्या, कोई बात नहीं। जरा देखो यहां तक हो गया, बातें समझ पाए। अब कुछ और बातें बताता हूं, जरा देखिए इस बात को जरा समझिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको ऐड कर लोगे। देखो इस बात को बता रहा हूं, गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कुछ इस तरह का, एक एटम ए है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, नियॉन, ठीक है। नियॉन के बाद हमने उसको बताया कि नियॉन हो गया हमारा 10, और 10 का मतलब 1s2 2s2 2p6। तो मैंने क्या लिखा, 3s2 और 2p4। और एक एटम भी है जिसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा। अब मैंने कहा यार जरा बताओ कि इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले इसको एटम बना लिया करो। देखो 10 और 6 कितना हो गया, 16। 16 का मतलब सल्फर। ये कितना हुआ, 15। 15 का मतलब क्या है, सॉरी 16 का मतलब सल्फर, 15 का मतलब फास्फोरस। तो फास्फोरस है, ये देखो। अब बताओ सल्फर और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 15 है, और ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 16 है। तो ग्रुप नंबर 15 की 16 से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन को देंगे वो। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में यदि क्वेश्चन को देंगे तो हम उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद ऐसा करेंगे, ठीक है ना। यदि वो क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में देंगे तो पहले हम उसका एलिमेंट बना लेंगे। एलिमेंट बनाने के बाद वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस बात को समझ गए। दूसरा नोट जो आपको हमेशा याद रखना है, वो भी पेपरों में खूब काम आएगा, वो क्या है जरा समझो। नोट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्या है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कहीं पे इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पर क्या होगा, जंप बहुत बड़ा होगा। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, हाई जंप in value of ionization energy of atom। जरा समझो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यार इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, जब भी कहीं पर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में बहुत बड़ा जंप आता है। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी आप सारे बच्चे जानते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बहुत बड़ा जंप आएगा। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इनर्ट हो रहा है। कैसे, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, तो आप इस बात को समझ पाएंगे। देखो यार बच्चों, ये एक एटम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिया है। ये देखो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, और इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 100 किलो जूल, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 500 किलो जूल, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। जरा देखो इस तरह से 5000 किलो जूल, या 5000 किलो या 7000 ऐसे।
7000 किलोजूल पर मोल। ये देखो बच्चों, अब मेरे से पूछा क्या क्या जा रहा है। पहला, ए क्या है, ए मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है। ए की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जर्नली किस ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर सकता है। जो ए है उसके ऑक्साइड का फार्मूला बताओ कि ऑक्साइड का फार्मूला कैसा होगा। ऐसी बातें और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है जरा समझो। यहां पर कितनी वैल्यू थी 100, यहां पे कितनी है 500, कितने टाइम हुआ 5 टाइम। यहां पे कितनी है 500 और यहां पे कितनी लिखी है 700, ये 7000, कम से कम कितने टाइम हो गया जरा देखो जाके। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू हो गई जाके हम लोगों के हिसाब से कम 12 से 15, है ना, 13-14 टाइम हो गई। ये देखो, अब यहां पर 4-5 गुना हुआ है और यहां पर कितना हुआ है, अचानक वैल्यू में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। तो जब वैल्यू में बहुत बड़ा चेंजेस आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इनर्ट हो गया था और तुमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि इनर्ट है तो बहुत एनर्जी लगेगी, है ना। मतलब कुछ ऐसे रहा होगा, जैसे हम एक आपको एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे आपको ये बात थोड़ी समझ में आए। जैसे देखो Mg है, Mg हमारा क्या होता है 12। अब 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद देखो सिचुएशन कैसी आई बच्चों, ऐसी आई। अब किसी ने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है। अब जरा देखो बच्चों, यदि किसी ने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा बताओ थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हाल होगा। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 10, 1 11। ये कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 10, और 10 क्या होता है, 10 तो नियॉन का होता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो वो सोडियम जैसा बिहेव करने लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो वो नियॉन जैसा बिहेव करने लगा। चेक करो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 11 हो गया तो वो सोडियम जैसा बिहेव करने लगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब बच्चे ने निकाला तो वो यार नियॉन जैसा बिहेव करने लगा। और प्यारे बच्चों, जब नियॉन जैसा बिहेव करने लगेगा तो स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी, और बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत बड़ा जंप आया है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट हो गया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट कौन हो सकते हैं, सेकंड ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल है और साथ साथ में किसका है, सेकंड ग्रुप का मेटल है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यदि ये सेकंड ग्रुप का है तो +2 होगी। तीसरी बात, इसके मेटल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, भाई सेकंड ग्रुप का है तो मेटल के ऊपर 2, ऑक्सीजन के ऊपर 2। इसकी टोपी उसके सर रख के फार्मूला बना लो। तो ये अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो मेटल ऑक्साइड कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जब इनर्ट मिलेगा तो जंप बहुत बड़ा आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। इससे हमें यह पता चल जाता है कि वो किस ब्लॉक का होगा, किस ग्रुप का होगा, उसका मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, उसका हाइड्राइड कैसा होगा, उसका क्लोराइड कैसा होगा, ये सारी बातें पता चल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बातों को समझ पा रहे हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि अट्रैक्शन फोर्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी दे रहा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और उसमें वेरी क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। यदि अट्रैक्शन फोर्स वेरिएबल नहीं है तो फिर दूसरा वेरिएबल है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल आए उसको डोमिनेट कराना, वहां जेड स्टार को डोमिनेट ना कराना। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी देर से यही काम कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, कर लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, इस बात को डिस्कस करते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू गेन। ये थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है, इसको चेंज कर देता हूं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सचेंज
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर एनर्जी देनी भी पड़ती है और गेन भी होती है, गेन भी होती है और रिलीज भी होती है, दोनों काम होते हैं। कब रिलीज होगी कब गेन होगी बताऊंगा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज टू गेन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल गैसियस एटम। अब हमें उल्टा काम करना है। अभी मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, अब उनको गेन कराना है। तो किसी बच्चे ने कहा सर इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होंगे, तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होंगे। ये एक एटम है, एटम पे कैसा है, प्लस चार्ज है। सभी बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रखी है, सबको पता है कि चार्ज की एक अपनी फील्ड होती है, तो इसकी फील्ड होगी। वो फील्ड कहां काम करेगी, वो फील्ड एटम के बाहर भी काम करती है। ऐसे एटम के बाहर क्यों काम कर रही है, क्योंकि साइज छोटे होते चले जा रहे हैं, और साइज छोटे होते चले जाएंगे तो फील्ड तो अपनी बढ़ती चली जा रही है ना। तभी तुम देखो लेफ्ट टू राइट जो होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो साइज कम होता जा रहा है और चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ता चला जा रहा है। तो उनकी फील्ड जो होगी, उनके प्लस चार्ज की जो फील्ड होगी वो उनके साइज के बाहर भी काम करेगी। और यदि इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया फील्ड के अंदर, देखो यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, घूमता हुआ जैसे ही फील्ड के अंदर आया खट्टे से गेन हो जाएगा। और गेन होने में किसका फोर्स काम कर रहा है, ये प्लस है ये माइनस, तो यहां अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो ये देखो माइनस साइन आ गया। ठीक, तो जरा गौर समझिएगा, जब भी अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो गई ऐसे, और जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया ऐसे। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऐसे। क्या हुआ जरा बात समझ पाए। हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, ठीक है, और उसके प्लस चार्ज की एक अपनी फील्ड थी। उस फील्ड में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आया तो उसने अट्रैक्शन फोर्स फील किया, और उस अट्रैक्शन फोर्स फील करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। जब बच्चों वो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो वो एनायन में कन्वर्ट हो गया। और जब भी कहीं अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसी को हम लोगों ने लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज टू गेन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल गैसियस एटम। अब जरा देखो यार, एक बच्चे ने जिद की कि नहीं सर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन कराएंगे, तो हम लोगों ने कहा करा लो भाई, हमें क्या दिक्कत है। अब बताओ पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो ये दोनों तो अब रिपल करेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो गेन ही नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब एटम पे माइनस चार्ज आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो सकता है, क्योंकि सरफेस पे भी माइनस, इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस, ये तो रिपल करेंगे। तो अब कैसे गेन कराओगे, अब गेन कराएंगे गेन बाय फोर्स, और वो फोर्स कौन होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है ना। इसका मतलब क्या है, यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और जबरदस्ती आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया ऐसे। अब ये हो गया, तो अब प्रोसेस कैसा हो गया, प्लस। ये देखो, और प्लस होने का मतलब प्यारे बच्चों कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का साइन निगेटिव होता है और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मगर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस साइन आ जाएंगे, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये देखो ऐसे है कि नहीं। अब इस जगह पे एक नोट डालता हूं, गौर से समझिएगा और सुनिएगा और याद रखिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, मोस्टली निगेटिव, ठीक, एक्सेप्ट कहां कहां पॉजिटिव होती है ये बता दूंगा, बट सेकंड
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब इस जगह पे बताता हूं, एक्सेप्ट मान लो यार पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन ना हो, ऐसा कब होगा? यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल सिचुएशन में है तो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? बताओ, इनर्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेंगे? फील्ड तो है मगर स्टेबिलिटी ब्रेक हो रही है ना। तो कहां कहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी? पहली बात, ग्रुप नंबर 18, इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही पॉजिटिव होती है। दूसरी बात गौर समझिएगा, नाइट्रोजन क्योंकि ये P3 होता है, इसकी भी पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है। तीसरी बात, ग्रुप नंबर सेकंड, इनकी भी पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो गौर से जरा इस जगह पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि इनको छोड़कर इनको, तो जरा देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्टली निगेटिव होगी एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 18 नाइट्रोजन और ग्रुप नंबर सेकंड, सॉरी ग्रुप नंबर सेकंड ये छूट गया। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है, तो हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम चार्ज है ना यार, सेम चार्ज है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? जब फोर्स लगाओगे तब इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, और हम फोर्स लगाएंगे इसका मतलब हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब कब पॉजिटिव होगी? जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, नहीं तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एनर्जी निकलेगी। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा होगा, तो हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और जबरदस्ती करने का मतलब क्या है? एनर्जी खर्च करना, फिर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको, हम एनर्जी खर्च करेंगे। तो ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर सेकंड और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इसके बाद सबकी निगेटिव होती है फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो फिर एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो जरा देखो यार, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में एक बात आप और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की हम वैल्यू का ऑर्डर लगाते हैं, साइन का नहीं। माइनस प्लस साइन तो बस ये बता रहा है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो हम हमेशा वैल्यू का ऑर्डर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का, साइन का ऑर्डर नहीं लगाते हैं, विद साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, कि पता चला साइन की वजह से कोई बच्चा इधर उधर ऑर्डर लगा दे। इतनी बात ठीक है। अब कहानी को और आगे बढ़ाएं, है ना, आपको बातें समझाएं कि और कैसे कैसे क्या होगा और किस तरह से आप बात को समझ पाओगे। तो जरा देखिए यार, अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास जो टॉपिक है ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जरा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड स्टार या जेड, आप जेड भी लिख सकते हो। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये तो बच्चों कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सिंपल सी बात है, जेड स्टार किस पर डिपेंड कर रहा है? जेड पे। जितना ज्यादा जेड होगा उतना ज्यादा जेड स्टार होगा, और जितना ज्यादा जेड स्टार होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितनी तेजी से अट्रैक्शन लगेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये भी डिट्टो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही चलेगा। ये देखो, कर लोगे? जैसे किसी ने मेरे से बोला कि यार सर बताओ इनमें से क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उठा रहे हैं। देखो, ये हमारे पास है एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, और ये हमारे पास है एल्युमिनियम डबल पॉजिटिव। ये सॉरी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, इनको ले लेते हैं। ये देखिए, F निगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब वो पूछे जा रहा, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो बस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बच्चों किसकी ज्यादा होगी? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। ये देखो, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी, किससे? फ्लोरीन आयन से। क्यों? क्यों? जेड स्टार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं। अब जरा देखो यार, ये सॉरी, ये देखो,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ कैटायन। कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे काउंट करोगे? तो यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ जो कैटायन होगा, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज ऑफ कैटायन के, चार्ज ऑफ कैटायन। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा। इसका मतलब यदि मेरे से कोई पूछता है इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, तो हम तुरंत बता देंगे 2 मिनट में। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऐसे ऑर्डर चलता रहेगा। एनायन का डिट्टो आयनाइजेशन एनर्जी की तरह चलेगा, तो यहां पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ एनायन। एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में, ठीक है, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। ये देखो, ठीक। अब आगे बढ़े। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड कैसे निकालोगे, ठीक है, और इनके वेरिएबल क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे और किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिस्कस करते हैं। इसके 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है बच्चों साइज, दूसरा वेरिएबल है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, गौर से बातों को समझिएगा कि साइज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वेरिएबल है तो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों? साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सभी बच्चे जानते हैं यदि साइज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गेन हो जाएगा। साइज बढ़ता चला जाएगा तो फील्ड बाहर काम नहीं कर पाएगी, और फील्ड बाहर नहीं काम करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा, है कि नहीं? तो ये देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है हम लोगों की प्यारे बच्चों, वो क्या है? डिक्रीज करती है। कहां नहीं करती है? तो जरा देखो नोट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जरा इस बात को पढ़ो क्या क्या, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सेकेंड पीरियड is less than electron gain enthalpy of third period। ऐसा क्यों है? क्योंकि दूसरा वाला वेरिएबल डोमिनेट कर रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को स्मॉल साइज भी बोला जाता है कहीं कहीं। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन? समझाता हूं, जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। देखो यार हमारे पास मेनली ये किस पे लगता है? ये मेनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। कौन कौन? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हम ये बात बोल रहे हैं ऐसा। तो ऐसा कैसे है? तो ऐसा कैसे है इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा किस तरह से है और क्यों है। जरा देखो यार, फ्लोरीन का साइज कुछ ऐसा है, स्मॉल साइज है, ये देखो इस तरह से, और इसका न्यूक्लियस हमारा ये हो गया कुछ इस तरह से, ये देखो। इसी जगह पे यदि हम कहें कि साइज ले लो इसका, किसका? क्लोरीन का, तो क्लोरीन इतना बड़ा है, ये देखो बच्चों ऐसे, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया इस तरह से।
अब मेरी बात को समझिएगा सभी बच्चे अच्छे से। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप कहीं ना कहीं ऑर्बिटल में रखोगे ना भाई, फ्लोरीन के ऑर्बिटल होंगे, उसी में तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। तो क्या हुआ, अंदर क्या है, स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अंदर क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आप जिसको ला रहे हो वो भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अंदर आया, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बहुत तेजी से अंदर आया, मगर जब वो अंदर आता है तो उसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से रिपल्सन भी महसूस होता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है। इसी वजह से ये जो है स्मॉल साइज वाले एटम जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनके नीचे वालों से कम हो जाती है। क्यों? पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है बताओ? पीरियोडिक टेबल का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा हाइड्रोजन के बाद? फ्लोरीन। क्यों? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है वो तो। हीलियम तो क्या है, हीलियम तो वंडरवाल रेडियस है, वंडरवाल रेडियस की वजह से साइज ज्यादा होगा। तो फिर कौन आएंगे? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब तो हमारे टॉप 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो जब ये अट्रैक्शन फोर्स गेन करते हैं, तो जब अट्रैक्शन की वजह से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन भाग के पास में आता है, मगर जैसे ही अंदर जाता है तो रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है स्मॉल साइज की वजह से। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो फिर बाहर की ओर धक्का मार देता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की ज्यादा होगी इनसे। इसी वजह से ये ऑर्डर लगाया जाता है। यदि कहीं ऑर्डर की बात आती है तो हम लोग ऐसा लगाते हैं, और ये बात आप जानते हैं, ये देखो आप सभी ये बात जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी? सल्फर की। सल्फर, ऑक्सीजन, सिल, है ना। इसी तरह से फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये देखो इस तरह का ऑर्डर लगाया जाता है। तो डाउन द ग्रुप की बात समझ गए। और वैसे डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज है। सिर्फ इतनी बात को छोड़ दें तो। अब जरा देखो यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, है कि नहीं। अब इतनी देर से हम लोग क्लास को कर रहे हैं, तो इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे कि यार मेहनत खूब करनी है। क्यों? क्योंकि आपका टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी खूब मेहनत करो। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा होता है हौसले बुलंद रखना। हौसले बुलंद होंगे तो आप सब कुछ कर लोगे। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हाँ यार, एक ऐसी भी लेडी है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो एवरेस्ट पे चढ़ी है। उसका नाम मैं इस टाइम बोल रहा हूं। तो जरा समझो, जो काम सिर्फ पैर का है और वही मेरे पास नहीं है, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं। समझिए भाई, एवरेस्ट पे चढ़ना या ट्रैकिंग करने में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है? पैर का है। और उस लेडी के पास पैर नहीं है फिर भी वो चढ़ के और एवरेस्ट फतेह करती है। और यार तुम्हारा क्या काम है? नीट निकालना। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक दिमाग, एक हौसला, हाथ पैर, वो तो सब तुम्हारे पास है। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो यार कम से कम उससे 50% क्या करो, मेहनत करो और अपना एग्जाम निकाल के दिखाओ। अपने एग्जाम को निकालो, हमें भी दिखाओ कि सर देखो मैंने ये काम किया है, और घर वालों को भी दिखाइए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है, मगर मेहनत करते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, टॉपिक को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। पीछे भी बताया है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो यार, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है क्या? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स ही तो है। तो अट्रैक्शन फोर्स है तो जितना ज्यादा जेड स्टार होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सॉरी देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जेड स्टार के। इसका मतलब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस। क्या होगी?
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड हमारी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अभी बताइए कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है? ये होता है नाइट्रोजन से ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, है कि नहीं? ये बात ध्यान दिए। वैसे ये यहां तक भी चलता है, ऐसा नहीं है। ये देखो, तो हमने ये बात बताई है, बाकी आप जानते ही हो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हमने डाउन द ग्रुप भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो इस जगह पे एक और बात बता देता हूं जो आपके काम की है। ठीक है, जरा इसको समझो। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक टर्म आप लोगों ने और पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में माइनस साइन का डिफरेंस होता है। एफिनिटी का मतलब होता क्या है? प्रोबेबिलिटी। ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। देखो यार, एफिनिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो एफिनिटी का मतलब लव से बोलते हैं कि लविंग टेंडेंसी, है ना? तुम लविंग टेंडेंसी से ना देखो यार, यहां कोई प्यार का इजहार थोड़ी हो रहा है कि लविंग टेंडेंसी पता चल जाएगी। वहां तो तुमने पूछा भाई हाँ या ना, मार पड़ गई तो समझ गए ना, नहीं पड़ी तो समझ गए हाँ। यहां किससे पूछोगे जाके? तो यहां पे इसको मैथ्स के टर्म में समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। अब जरा बताओ, जो स्टेबल है वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेंस टू 0। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मेरे दोस्त पॉजिटिव है, उस जगह की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? टेंस टू 0 होगी। ऐसे मतलब किसकी किसकी होगी? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 नाइट्रोजन, इनकी। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी टर्म है ना। प्रोबेबिलिटी टर्म निगेटिव कैसे हो सकता है? तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा था, हम जबरदस्ती गेन करा रहे थे, तो वहां पर जहां जहां आप जबरदस्ती गेन करा रहे थे वहां पर क्या हो जाएगा? टेंस टू 0। ठीक है कि ना? और प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो जहां जहां पर वो निगेटिव था वहां वहां पे ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जहां पर निगेटिव वैल्यू थी, वहां पर ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखें, ऑर्डर दोनों का सेम लगाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि ऑर्डर कहीं पूछा जा रहा है तो दोनों का सेम लगेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? ऑर्डर वैल्यू का लगता है। ठीक है, टर्म का डिफरेंस है तो टर्म का डिफरेंस मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ इतनी सी चीज है कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी का वेरिएशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रोबेबिलिटी टर्म है। प्रोबेबिलिटी टर्म का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। तो जहां जहां वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, वहां टेंस टू 0, और जहां जहां पर वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है वहां पर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, जरा देख लो सभी बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है इसको देख लेते हैं। इट इज मेजर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो मैं थोड़ा समझा देता हूं। एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सपोज करो ये है HCl। HCl के शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बीचों बीच थे। अब आप जानते हैं कि दोनों के न्यूक्लियर फोर्स में डिफरेंस है। न्यूक्लियर फोर्स में डिफरेंस होने की वजह से शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो गए ऐसे। अब ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको कौन मेजर करेगा? तो वो मेजर करता है ये शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन कोवैलेंट बॉन्ड टूवर्ड मोर न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कौन मेजर करता है? इस चीज को मेजर करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये देखो, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म क्या मेजर करता है? शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड मोर न्यूक्लियर फोर्स एटम। तो शिफ्टिंग जो हो रही है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की, इसको मेजर करने का काम करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, अब ये करता कैसे है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो जरा प्यारे बच्चों इस बात को समझना, कुछ रूल। पहला, आप शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो ना, और जब भी कहीं खींचोगे तो अट्रैक्शन फोर्स का रोल आएगा। तो बस इतनी बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? अट्रैक्शन फोर्स। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स क्या है? जेड स्टार है। हमने कहा था जेड स्टार को आप अट्रैक्शन फोर्स मानो। अब सिंपल सी बात है, अब इसको कोई दिक्कत होगी नहीं। अलोंग द पीरियड क्या आएगा? अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड सभी बात जानते हैं, जेड स्टार इंक्रीज करता है, तो जेड स्टार इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, है कि नहीं बच्चों? इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती चली जाएगी। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, ऐसे। ठीक, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे पॉइंट लिख दे रहा हूं। अगला, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की बात की जाए तो आपको पता है डाउन द ग्रुप हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? साइज पे। क्यों? वहां पे जेड स्टार क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होगी। ठीक है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप क्या होनी है? आप समझ ही गए होंगे, डिक्रीज होनी है। जर्नली यही होता है, ये सब जर्नल स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। जैसे कोई पूछता है क्रोनियम ऑक्साइड, अब इसमें क्रोनियम के ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्रोनियम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लगाओ, तो यहां पे कितना चार्ज है क्रोनियम पे? +2। यहां पर कितना है? 3। यहां पर कितना है? 6। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। अब कैटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? कैटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑफ कैटायन के, चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। एनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? एनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जेड के प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स ही तो है। तो जितना ज्यादा जेड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। किस केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। ठीक है, जो जो रूल बताता जा रहा हूं समझते जाइएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस का करेक्टर होगा उतना ज्यादा परसेंटेज होगा। sp3 में एस करेक्टर कितना है? sp3 में क्या है? 25%। क्यों? 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में से एक एस है, तो परसेंटेज एस का कितना हुआ? 25। अब 3 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल में से एक एस है, 33। 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल में से एक एस है, 50%, है ना। जैसे ये एक मॉलिक्यूल दिया है, आप इस बात को जब समझिएगा और बताइएगा फिर आंसर क्या हो सकता है। देखो, एटम 1, एटम 2, एटम 3 अरेंज
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हम कैसे अरेंज करेंगे? ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कार्बन क्या है sp, ये डबल बॉन्ड है ये कार्बन क्या है sp2, और ये सिंगल बॉन्ड है ये क्या है sp3। तो s करेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? इसका। तो इसका मतलब कार्बन 1 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जरा समझो, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालने का रूल दिया। क्या रूल दिया था वो देखो, इन्होंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 4 सपोज किया था, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 1 सपोज किया था। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ध्यान रखिएगा ये सपोज की गई है, बाकी सबकी हम लोगों ने अपनी तरफ से रखी है, निकाली है मैथमेटिकली एक फार्मूले से। ठीक है, मगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन की हम लोगों ने अपनी तरफ से रखी है सपोज करके। फ्लोरीन की हम लोगों ने 4 और हाइड्रोजन की ये 1.8। अब जरा देखो यार, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक स्केल होता है मुल्केन स्केल, इसके बारे में हम लोगों को जरूरत है क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी। इस स्केल की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल। जो भी पॉलिंग स्केल में वैल्यू बोली जाएगी उसका 2.8 टाइम्स। और वैसे मुल्केन स्केल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है जरा समझिएगा। मुल्केन स्केल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काउंट करने का जो रास्ता है वो ये है, फार्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 2। इस जगह पे गौर से ध्यान रखिएगा कि लिखा क्या है, वेयर इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ऐसे। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, विद साइन वैल्यू डालिएगा, विद साइन आंसर आ जाएगा। अब यही पॉलिंग स्केल के फॉर्म में लिखो तो आप अपने आप समझ जाओगे कैसे निकालना है। तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पॉलिंग स्केल और मुल्केन स्केल। लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो कैसे निकाला जाता है? 16 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 प्लस, बेटा इधर कर देता हूं, प्लस प्लस 3.5 का ये डिफरेंस काई बी का स्क्वायर। ये देखो ध्यान रखिएगा ये 5 है, ये ऐसे 3.5। अब जरा देखो यार बच्चों, इस बात को गौर से समझिए, ये किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक करेक्टर निकालने का फार्मूला है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें आयनिक करेक्टर आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो एटम इधर उधर भगेगा। तो यदि उसमें आयनिक करेक्टर आ गया तो उसका आयनिक करेक्टर निकालोगे कैसे? तो 16 का ये डिफरेंस काई बी प्लस 3.5 का ये डिफरेंस काई बी का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने क्या बातें की, जरा बात को समझो। हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो शेयर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वैल्यू क्या है? वो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। तो लेफ्ट टू राइट जेड स्टार बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। कैटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज के प्रोपोर्शनल, एनायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सारी बातें बताई एस करेक्टर के प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो यार, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चनों में कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी तक नहीं कराए थे, अब सारा टॉपिक खत्म कर दिया, हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको अच्छे से समझिएगा। Among the elements with the following electronic configuration, which one may have the highest ionization energy?
आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो यार देख लो, ये क्या है, नियॉन 10 + 2 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया, मतलब फास्फोरस। नियॉन 10, 2 और 2 कितना हो गया, 14, 14 मतलब कार्बन है। इसको देख लो, आर्गन 18 + 10 + 2 + 3, इसका मतलब बच्चों कितना हो गया, जरा बताना यार, 33। 33 का मतलब क्या है, आर्सेनिक है। इसको देखो, 10 + 2 + 1 कितना हो गया, 13। 13 का मतलब एल्युमिनियम है। अब पूछा जा रहा है इसमें से हाईएस्ट किसकी है? देख लो यार, सिंपल सी बात है, ये कार्बन है, ये फास्फोरस है, ठीक है, ये आर्सेनिक है, और एक कौन है, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम है। अब हाईएस्ट किसकी है, फास्फोरस की है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, ये तो डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा किसकी बननी है, फास्फोरस की बननी है। खत्म हो गई बात, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ दिस कर देंगे। टीआई कैसा होता है बेटा, 22। 22 का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, D2 4H2। वैलिडनम कितना है, 23। 23 का मतलब D3 4H2। फिर क्या है, क्रोनियम, क्रोनियम कितना है, 24। 24 का मतलब है D5 4S1, है ना, यही तो है ना बच्चों। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं कि बताओ यार MnBH, Mn, ये Mn लिखा होगा, Mn क्या है, 25। 25 का मतलब D5, अच्छा ये 3 होगा, D5 4H2। अब क्या कहा जा रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये भी क्या हो गया, 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो गया, 3d5। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये भी क्या हो गया, 4s1। तो यार ये तो 3d5 हो गया, और 3d5 तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सूट करेगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है वो, फर्स्ट का नहीं, सेकंड का। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ किससे ज्यादा है, इससे। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्रोनियम का बहुत टफ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोनियम की होगी सेकंड में, और एक ही आंसर है जिसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है क्रोनियम की, तो बस यही वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following electronic configuration of atom have the lowest ionization energy? जैसे अभी किया था वैसे ही कर दो इसको भी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे करोगे, देखो कितना हुआ, 4 और 9, ये तो फ्लोरीन हो गया, 2, 4 और 5। इसको देख लो यार, ये क्या हो गया, ये कितना है, 7 नाइट्रोजन हो गया। ये कितना है बच्चों, 10 कौन है, नियॉन हो गया। ये कितना है, 2, 2, 4 और 6, 10। तो फिर ये 10, अच्छा ये 11 होगा, गलत लिखा है ये, है ना, ये 11 होगा, ये छप गलत गया होगा। 11 कौन है, सोडियम। अब ये पूछा जा रहा है कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते ही नहीं है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग, बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो हमने ऐसा ऑर्डर लगा दिया क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मगर कहां कहां चेंज होती है, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो एक तो इस जगह स्टेबल होता है और एक इस जगह स्टेबल होता है ना। तो आपको पीछे पढ़ाया है, बोरान से ज्यादा बेरिलियम की होती है और नाइट्रोजन की जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब ऐसा ऑर्डर देख लो यार कहां पर है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इन दोनों में है और किसी में तो है नहीं, तो ये तो कट गए। अब बोरान और बेरिलियम का देख लो, बस ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट,
द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बीई और बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो बीई और बी की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है, हमें इनकी वैल्यू थोड़ी याद है, मगर हमें इनका ऑर्डर याद है कि बीई की ज्यादा होती है बोरान से, तो यही चेक कर लो। बीई पहले लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब पहले वाले की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो दोनों बराबर वैल्यू हो गई। ठीक है, पहले वाले की वैल्यू यहां पर भी बराबर है, ये है पहले वाले की ज्यादा दूसरे कम है, तो डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है ना यार प्यारे बच्चों, तो बेरिलियम की ज्यादा है, तो बस ये वैल्यू सेलेक्ट कर लो, वैल्यू याद नहीं करनी है, हमें खुद नहीं याद है, ऑर्डर देखना है बस। चलो इसको भी कर लेते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हैव एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा? तो इनर्ट हो रहा होगा। तो जरा देखो सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये जीरो हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से टफ है। क्यों? ए वाले को सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखना बच्चों, ये P6 हो गया जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब दूसरा निकालने के बाद ये आया 5, अब आप तीसरा निकालोगे, तो तीसरा निकालना तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूसरा निकालना टफ है क्योंकि ये इनर्ट हो गया है। इनर्ट हो गया है तो इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें पहला निकालना इजी है, ये क्या लिखा है sp, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिख गया होगा मेरे हिसाब से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 लिखा है ये, ठीक है ना बेटा, ऐसे होगा। अब जरा देखो, पहला निकालना भी इजी है, दूसरा भी इजी है, तीसरा भी इजी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? पूछ रहा है सेकंड और थर्ड के बीच में ज्यादा गैप किसमें होगा, है ना, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो सेकंड और थर्ड के बीच में इसमें गैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेकंड निकालना बहुत टफ है और थर्ड निकालना इजी है। इसमें चेक कर लो, पहला निकालना भी इजी है, दूसरा भी इजी है और तीसरा भी इजी है, इसमें भी कोई खास गैप नहीं होगा। इसमें चेक करो, पहला आराम से निकल आया, दूसरा आराम से निकल आया, अब जब तीसरा निकालने जाओगे तो इनर्ट है, इसका मतलब या तो यहां पर दूसरे और तीसरे में गैप ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा। अब आपको चेक करना है किसमें, तो इसमें ज्यादा होगा। क्यों? तीसरा इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, तो पहली बात पहले से ज्यादा दूसरी, दूसरे से ज्यादा तीसरी होती है, ऊपर से वो इनर्ट है तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये, तो इन दोनों में यदि बात की जाए तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इनर्ट तीसरे नंबर पे बनना है, वैसे ही थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है सेकंड से, और ऊपर से वो इनर्ट हो गया तो गैप बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, इस वजह से आंसर डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जरा देखो, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू। अब यार हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन तो बोलते नहीं है क्योंकि हाइड्राइड आयन तो H नेगेटिव होता है। हाइड्रोनियम आयन भी नहीं बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोनियम आयन तो ये होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा, है कि नहीं। हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन ये होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा? प्रोटॉन, क्योंकि H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, तो ये आंसर हो गया। अब जरा देखिए यार प्यारे बच्चों, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर यूजफुल इन प्रोडक्शन। अब वो कह रहे हैं पॉलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो किस काम आती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किस काम आती है देख लेते हैं। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करने के, बिल्कुल सही है, आती है। पोजीशन इन द ईएमएफ सीरीज, नो, ईएमएफ सीरीज तो यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज है, इसका क्या काम। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, नो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सॉलिड स्टेट में आएगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ी ना है, उसमें तो पैकिंग का डिफरेंस है। डाइपोल मूवमेंट, यस, डाइपोल मूवमेंट निकालने में इसकी जरूरत पड़ सकती है ना। डाइपोल मूवमेंट या तो आंसर है या ये फिर आंसर है, मगर डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो हो सकता है कि बॉन्ड पोलर हो फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो आ जाए, तो मेनली किसमें आएगा, उसमें, इसलिए इसको भी काट दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है बॉन्ड पोलर हो डाइपोल जीरो आ जाए, जैसे मीथेन, ठीक है, या CCl4 CCl का बॉन्ड पोलर है मगर डाइपोल जीरो आ गया, तो पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल सही आंसर हो गया। अब यार जरा इसको देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर आपको अभी पढ़ाया है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, फ्लोरीन है,
तो मैंने अभी पढ़ाया था कि सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर ये हो गया। क्यों? ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर की, फ्लोरीन से ज्यादा है क्लोरीन की, तो क्लोरीन ज्यादा होने वाले दो आंसर हैं, तो ये तो कट गए। फिर क्लोरीन से सल्फर, अब आप समझिएगा कौन से होने चाहिए, क्यों? ये वाला आंसर होना चाहिए। सल्फर की ऑक्सीजन से जो ज्यादा है, मगर सल्फर की फ्लोरीन से ज्यादा थोड़ी होगी, है कि नहीं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये लिख के आ गया है क्या, पढ़ते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, ताकत लगाइए और खूब जोश के साथ क्वेश्चन को करिए। इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करें। ध्यान रखिएगा, आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि जब तक बैच चल रहा है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तो हम अपनी पूरी जान झोंक कर पढ़ाई करेंगे, पूरी जान झोंक कर पढ़ाई करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता है, मेहनत करता है, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ऑलवेज आता है। और ये चाहे तो आप कहीं पर भी देख ले, आपने देखा होगा कि चींटियां कितनी छोटी होती हैं और धीरे धीरे बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों से पहले धीरे धीरे वो कुछ चीजें ले जाके अपने जो भी उनका घर होता है उसमें इकट्ठा करती हैं और फिर वो 3-4 महीने तक उसी से काम करती हैं। तो जब यार इतनी छोटी सी चींटी 4 महीने का खाना इकट्ठा कर लेती है, तो फिर यार तुम क्या हो, तुम तो 3-4 महीने में सिलेक्शन ले ही सकते हो ना, कुछ सीखो उससे। यदि वो हिम्मत हार जाए कि यार हम ही कितने बड़े हैं और उसमें से हम कैसे कर पाएंगे ये सारा काम, मगर ऐसा नहीं देखा है आप लोगों ने देखा है कि हाँ कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं। तो आप पूरी जी जान लगा के काम करिए और पूरी ताकत के साथ काम करिए और सेलेक्ट होके दिखाइए, अपने को भी खुश करिए, हमें भी खुश करिए और घर वालों को भी खुश करिए। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी जान लगा के पढ़ते रहें, चीजों को रिवाइज करते रहें। नोटबुक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बार बार नोटबुक को रिवाइज करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।